हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू एडू सर्च अगेन। हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का सीधा सा मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज में ही इन्फ्लेशन को रखना। इन्फ्लेशन मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट की कितनी कीमत बढ़ रही है, यानी कि कीमतें कितनी बढ़ रही हैं। एक प्रोडक्ट आपको अगर अभी 100 रुपये का मिलता है और अगर वो 1 साल बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको अगर वो मान लो 106, 110 रुपये का मिलने लगे, तो वो क्या है, जो 6 रुपये 10 रुपये बढ़ रहे हैं वो उसका इन्फ्लेशन है। और डिफ्लेशन इसके अपोजिट होता है। डिफ्लेशन में क्या होता है कि कीमतें कम होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ का इन्फ्लेशन होगा और कौन सी चीज़ का डिफ्लेशन होगा। तो इसमें आपको क्या बता रखा है वो हम देखते हैं। सो इफ एवरेज हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इन इंडिया स्टेज अबव 6% इन दिस क्वार्टर एज वेल। तो कहने का मतलब ये है कि आपने देखा कि पिछले 2 क्वार्टर में इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ऊपर रहा है। केवल इंडिया का ही नहीं, पूरे ग्लोब में ये स्थिति है, पूरी दुनिया में ये स्थिति है। अगर तीसरे क्वार्टर में भी ऐसी ही इंडिया की स्थिति रहती है तो फिर आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको सरकार को लिखित में जवाब देना होगा, कारण बताना होगा कि क्यों ये इन्फ्लेशन टारगेट को आरबीआई पूरा नहीं कर पाई है। और अगर नहीं कर पाई है तो कोई बात नहीं है, आगे क्या करेगी, आगे किस तरीके से इसको मैनेज करेगी वो भी बताना होगा कि आगे उनकी प्लानिंग क्या है। तो ये सब इस पूरे टॉपिक में दे रखा है। और न्यूज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन है। तो आरबीआई ये असफल रही है, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो असफल रही है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनमें से एक तो पैंडेमिक लॉकडाउन। पैंडेमिक में लॉकडाउन्स रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि सप्लाई चेन जो है वो बाधित हुई है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई है पूरी दुनिया में। इसके अलावा एलिवेटेड कमोडिटी की जो प्राइसेस बढ़ी हैं। आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो या फिर आपके मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हो, है ना, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हो। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सप्लाई चेन होती है, जिनके थ्रू आपका जो क्रूड ऑयल है वहां से आता है वो आप तक पहुंचता है और आप उसको फिर यूटिलाइज करते हो। तो जब सप्लाई चेन बाधित होगी तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ेगा, और जब उनका प्राइसेस बढ़ेगा तो फिर हर चीज़ जो भी बनाई जाती है कहीं ना कहीं उसमें फ्यूल का इस्तेमाल होता है, और वो फ्यूल का जब प्राइस ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस भी ज़्यादा होगा, और जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा उसी से इन्फ्लेशन होगा। तो ये कारण यहाँ पर बता रखे हैं। सो वर्ल्ड बैंक हैज़ पैक्ड ग्लोबल मेंटेन इन्फ्लेशन एट इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस 2008। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने ये बताया है कि 2008 के बाद से अभी जो स्थिति है ये सबसे खराब है, यानी कि इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा 2008 के बाद अब देखा जा रहा है। दूसरा यहाँ पर बताया केवल यहीं पे नहीं है, एडवांस्ड इकोनॉमीज भी अगर आप देख लो, जैसे यूएसए है, तो पिछले 41 साल में अगर देखा जाए तो यूएसए में भी इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है, और हमारे इंडिया में 6% से ज़्यादा है। तो इंडिया में क्या टारगेट रखा जाता है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, एमपीसी होती है, उसका टारगेट क्या होता है, वो 4 + -2 का टारगेट रखती है। यानी कि 2% से कम इन्फ्लेशन नहीं होगा और उससे ज़्यादा 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो ये हमारा टारगेट रखा जाता है। तो कम से कम 2% तो इन्फ्लेशन होना ही चाहिए। वो क्यों जरूरी होता है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे से चल रही है इसको इंडिकेट करता है, ग्रोथ हो रही है इसको इंडिकेट करता है, तो वो भी जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट को भी इंडिकेट करता है। लेकिन 6% से अगर ज़्यादा है तो फिर हमारी इकोनॉमी उससे निगेटिवली अफेक्ट होती है। तो इन्फ्लेशन जरूरी है लेकिन एक लिमिट में जरूरी है। लेकिन लिमिट से ऊपर चला जाता है, यानी 4% से ऊपर चला जा रहा है, 6% से ऊपर चला जा रहा है, तो वो किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होता है। आगे देखते हैं निगेटिव्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन। यानी कि जो हाई इन्फ्लेशन है उसके निगेटिव्स क्या हैं। तो पहला है इन्फ्लेशन डिक्रीजेस सेविंग। जो इन्फ्लेशन है वो सेविंग को कम करता है, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आ रहा है और उस पैसे का ज़्यादातर हिस्सा अगर उनका खर्च में चला जा रहा है, पहले 5 रुपये किलो मान लो प्याज मिलता था और अब आपको 10 रुपये किलो मिल रहा है, हालांकि कुछ ज़्यादा ही कम नहीं बता दिया, मान लो पहले आपको 30 रुपये किलो प्याज मिलता था और अब आपको 60 रुपये किलो मिल रहा है, तो आपकी चाहे पहले सेविंग होनी चाहिए थी कि कहाँ से सेविंग हो पाएगी। दूसरा यहाँ पर आपको बता रखा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है जो, क्योंकि स्टेबिलिटी कब रहेगी, जब इंडिया की जो करेंसी है वो स्ट्रांग रहेगी। इंडिया की करेंसी ही जब स्ट्रांग नहीं है तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहाँ से रहेगी। थर्ड यहाँ पर आपको बता रखा है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ता है, मान लो यहाँ पर आपका अभी $1 है वो आपका मान लो 70 रुपये का है, फिर आगे जाके ये डॉलर हो गया 80 रुपये का। अब ये 80 रुपये का डॉलर हो गया, तो पहले जो पर्सन था उसको कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी होती थी तो 70 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो एक बात बताइए, उसकी जेब के 10 रुपये और एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना उसको इंपोर्ट करने में, तो इंपोर्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। जब इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी करेंसी बाहर जाएगी, और जब हमारी करेंसी ज़्यादा बाहर जाएगी तो फिर वहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट होना ही होना है। एंड आफ्टर दैट इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी रिस्क ऑन फॉरेन करेंसी बोरोवर्स ड्यू टू वीकनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट।
अभी देखा हमने एक्सचेंज रेट अगर वीक होता है हमारी करेंसी का, यानी कि 70 रुपये से 80 रुपये का डॉलर हो रहा है, तो फिर जिन्होंने बाहर से फॉरेन करेंसी में पैसा ले रखा था उधार में, तो अब उनको उस पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी के लिए ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, ज़्यादा इंडियन रुपये उनको पहले जमा करना पड़ेगा, तब वो फॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ेगी और उसके बाद वो अपना कर्ज चुका पाएंगे, तो उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इनएफिशिएंट बनाती है और इसके अलावा उसकी जो ग्रोथ है उसको इम्पैक्ट करती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है। कैसे करती है? क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जब ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर कोई पर्सन पैसा कमा रहा है और पैसा कमा के उसका सारा अगर खर्च हो जा रहा है, तो सेविंग नहीं कर पा रहा है, तो फिर जो हेल्थ है, एजुकेशन है, इन पर वो ध्यान अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो ये भी हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। एंड आफ्टर दैट इट वर्सन्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एज पुअर कीप्स हायर कैश इन हैंड। तो जो कैश है वो किसके पास ज़्यादा होता है? सेविंग ज़्यादा कौन करते हैं? जो हमारे यहाँ डेटा आया है, सेविंग कौन से लोग करते हैं? जो नीचे तबके के लोग, इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी लो होती है, इकोनॉमिक कंडीशन लो होती है, वो ज़्यादा सेविंग करते हैं, और जो ऊपर वाले लोग हैं वो बहुत अपने अमाउंट का बहुत कम परसेंटेज सेविंग करते हैं। तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि उन्होंने पहले पैसा, मान लो उनकी 10,000 5,000 सैलरी थी, उस सैलरी में से उन्होंने अभी तक बचा के रखा था, ठीक है। अब उन्होंने अभी तक बचा के रखा और एकदम से वो सैलरी तो बढ़ गई है, 20,000 अब हो गई है, लेकिन तब उन्होंने कब बचाया था वो पैसा? जब सैलरी थी 10,000 रुपये, उसमें से उन्होंने सेविंग की थी। अब उनको तब जो प्याज की कीमत थी वो थी 30 रुपये, लेकिन अब क्या है, उनको 60 रुपये में वो प्याज खरीदना पड़ रहा है। तो यानी कि जब उनको खरीदना चाहिए था तब तो वो इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उनके लिए सेविंग जरूरी थी, और सेविंग अगर उन्होंने की है तो उस सेविंग का उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब यही है कि वो डिमोटिवेट होंगे, और सेविंग भी, जो विश्वास सेविंग में किया जाता है कि सेविंग जरूरी है, उसमें लोग विश्वास नहीं करेंगे। एंड आफ्टर दैट अबाउट इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क क्या है? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बता रखा है आपको कि मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए प्राइस स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब प्राइस जब स्टेबल नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा इसमें अप एंड डाउन होगा, तो फिर वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहाँ से रहेगी? तो इन दोनों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छे से चलती रहे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए प्राइसेस के जो रेट है उनको कंट्रोल में रखना ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई की जिम्मेदारी बनती है। यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें ज़्यादातर चर्चा इसी पे की जाती है कि प्राइस स्टेबिलिटी को कैसे रखा जाए। अगर प्राइस स्टेबिलिटी होती है, उसमें स्थिरता रहती है, अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप संभल जाती हैं हमारी इकोनॉमी में। इसलिए जो मॉनेटरी कमेटी होती है उसका फोकस प्राइस पर ही होता है। सो अंडर इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क द सेंट्रल बैंक स्पेसिफाइज एन इन्फ्लेशन रेट। एक इन्फ्लेशन रेट बताती है कि भाई इतने परसेंट से इतने परसेंट के बीच में होना चाहिए, इससे अगर ऊपर जाता है तो ये आपने जो भी टारगेट बनाई है सारे फेल हो रहे हैं, और आप इससे नीचे जाता है तो भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो वो अभी हमने देखा था, हमारी आरबीआई जो पॉलिसी बना रखी है उसमें बता रखा है कि 4 ± 2, यानी कि 2% से 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन होना चाहिए। अगर 6% से ऊपर जा रहा है तो भी अच्छा नहीं है, और उससे नीचे जा रहा है तो भी अच्छा नहीं है। अब उसके बाद आपको बता रखा है कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। 1970 से 1980 से ये चीज़ फोकस में आने लगी कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, इसको पर्टिकुलर लिमिट में रखना जरूरी है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको ध्यान में रखा। 1990 में, यानी कि 1990 में न्यूजीलैंड ऐसा दुनिया का पहला देश बन गया जिसने अपना अलग से टारगेटिंग फ्रेमवर्क बनाया। और इसी तरीके से हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो 2014 में रिकमेंडेशन देती है, एक कमेटी बैठती है उर्जित पटेल कमेटी, तो उसने अपनी रिकमेंडेशन दी और उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ, और ये डिसाइड किया गया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बनी है इसके क्या टारगेट्स होने चाहिए, किस तरीके से ये फंक्शन करेगी, ये सब इसमें डिसाइड किया गया था। अब आरबीआई एक्ट हमारा 1934 का जो है 2016 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, तो इसमें क्या लाया गया प्रोविजन कि मेक इन्फ्लेशन टारगेटिंग द नॉमिनल एंकर ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेन होना चाहिए, इसको फोकस में रखने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर संशोधन किया गया। दूसरा इसमें बताया गया था कि ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है उसमें 6 मेंबर बॉडी है, इसमें 3 मेंबर जो हैं वो सरकार की तरफ से होते हैं और 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं। सो इसका काम क्या होता है कि पॉलिसी रेट को इसको सेट करना है। रेपो रेट को ये अचीव करने के लिए काम करता है, इन्फ्लेशन टारगेट को भी अचीव करने के लिए काम करता है। सो द इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक वंस इन एवरी 5 ईयर्स। तो हालांकि आरबीआई ही मुख्य भूमिका निभाता है, आरबीआई बताता है कि किस तरीके से कितना इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना है, सरकार का तो वो कहने की बात है। ये जो दे रखा है वो हमने देखा है भी कि ±4 के परसेंटेज में सीपीआई इन्फ्लेशन रहता है। हमारे यहाँ ये टारगेट रखा गया। उसके बाद फेल्योर टू मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट, यानी कि एवरेज इन्फ्लेशन जो रिमेन हमारे यहाँ रहता है जितना, वो अपर टॉलरेंस और लोअर टॉलरेंस के ऊपर नीचे अगर चला जाता है, यानी कि 2 और 6 के ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस टाइम पे आरबीआई को क्या करना होता है। तो पहले तो ये होता है कि भाई 3
कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक अगर आपका इन्फ्लेशन टारगेट अचीव आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको कुछ जवाब देने पड़ते हैं केंद्र सरकार को। पहला कारण बताइए, क्या कारण रहे कि आपने इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। दूसरा आप बताइए कि रिमेडियल एक्शंस प्रपोज टू बी टेकन बाय द बैंक, क्या किया जाएगा, अब क्या एक्शंस ली जाएंगी जिससे कि ये काम पूरा हो सके। तीसरा, एस्टिमेट ऑफ द टाइम पीरियड विद इन विच द इन्फ्लेशन टारगेट शैल बी अचीव्ड, कि कितने टाइम तक ये आप अचीव कर लोगे। इसमें आपको 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, कितना टाइम लगेगा वो टाइम भी आपको बताना पड़ता है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें कंपोजिशन में देखा जाए तो 3 इंटरनल मेंबर्स आरबीआई के होते हैं और 3 जो होते हैं वो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। डिसीजन मेकिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो वोटिंग होती है, जो आरबीआई का गवर्नर है वो सेकंड वोटिंग भी कर सकता है अगर बराबर मत की स्थिति होती है, यानी कि 3 वोट इसकी तरफ पड़ गए, 3 उसकी तरफ पड़ गए, तो आरबीआई का जो गवर्नर है वो फिर से वोट करेगा और वो जिस तरह वोट कर देता है वो कास्टिंग वोट होता है और उसको जीता मान लिया जाता है कि भाई ये वाली बात आपकी मानी जाएगी। मीटिंग की अगर बात की जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है वो साल में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। इसके अलावा कोरम की बात की जाए तो एटलीस्ट 4 मेंबर्स, 6 में से कम 4 मेंबर उपस्थित होंगे तभी मीटिंग होगी, अदरवाइज मीटिंग नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस बता रखी हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग की लिमिटेशंस क्या है। तो फर्स्ट, एक्यूरेसी। तो प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं होने की वजह से क्या है कि जो जितना एक्यूरेट हमें पता होना चाहिए कि भाई ये कोई अगर आरबीआई बता रही है कि भाई 6% इन्फ्लेशन है, 7% चल रहा है, तो भाई वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि डेटा उनके पास जितना होना चाहिए वो उतना उपलब्ध नहीं है। एक तो ये सारे पार्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जितना हम इसको सोचते हैं कि ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग इफेक्टिव होगा उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। एग्जांपल यहाँ पर बता रखा है कि अभी हाल ही में क्या हुआ, इसी साल 90 बेसिस पॉइंट्स को कम किया है पॉलिसी रेट को, यानी कि रेपो रेट को कम किया गया है, लेकिन इन्फ्लेशन जिस हिसाब से कंट्रोल में आना चाहिए था वो कंट्रोल में नहीं आया, क्योंकि ये जो पॉलिसी रेट में चेंजिंग आरबीआई लेके आती है तो उसको वहाँ तक जो नॉर्मल पर्सन है उस तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, तो इसकी वजह से ये बता रखा है कि अचीव नहीं कर पाती है। उसके बाद रिस्क ऑफ हंटिंग पुअर। अब हंटिंग पुअर कैसे, अब आपने तो पूरा डिसाइड कर लिया कि भाई इतना 6% रखना है, बट उसमें भी सब पार्ट तो नहीं किए ना कि फूड में इतना रखना है, उसमें इतना रखना है, कि किस में कितना रखना है। अभी यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि फूड इन्फ्लेशन 8% बढ़ा है और अदर में 2% बढ़ रहा है, तो भाई फूड जो है वो तो हर आदमी की ज़रूरत है ना, तो उसमें अगर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है अदर की कंपैरिजन में तो गरीब आदमी तो मर जाएगा बेचारा। तो एक ये प्रॉब्लम बता रखी है। उसके बाद इश्यूज़ इन फिक्सिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टारगेट इन्फ्लेशन रेट। पहला, परसिस्टेंट लो इन्फ्लेशन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डिफ्लेशन। तो अगर परसिस्टेंट लो इन्फ्लेशन रहता है तो उससे क्या होता है कि डिफ्लेशन की समस्या बढ़ जाती है, और जब डिफ्लेशन होगा तो उस टाइम पे ग्रोथ जो होगी वो कम होती है। तो कहने का मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया था वही सब है कि एक पर्टिकुलर लिमिट में इन्फ्लेशन भी जरूरी होता है। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा और हमारी इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। फॉरवर्ड में बता रखे कि प्री एम्बिटिव मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन टू रीइंफोर्स क्रेडिबिलिटी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंटेंट एंड एक्शन टू फाइट सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। किसकी बात हो रही है, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन का मतलब है कि अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। जब सस्ती हो जाएंगी मतलब डिफ्लेशन उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोग आलू है, प्याज है, आपने सुना होगा, सड़कों पे फेंक के चले जाते हैं क्योंकि जितना उनको मार्केट तक ले जाने में कॉस्ट लगेगा उतना भी उनको पैसा नहीं मिल रहा है। इसकी अपोजिट अगर उनका सप्लाई बहुत कम होता है, यानी कि बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोगों को उसमें खरीदने में समस्याएं होती हैं, तो उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा दूसरा है इंप्रूविंग क्वालिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी कि जो डेटा का कलेक्शन है उसकी फ्रिक्वेंसी को डिसाइड किया जाए कि इतने टाइम के बाद ये डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डेटा एनालिटिक्स का, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो भी है यूज़ की जा सकती है उसको यूज़ किया जाना चाहिए और प्रॉपर और रिलायबल और एफिशिएंट डेटा हमारे पास होना चाहिए। एंड उसके बाद है कोऑर्डिनेटेड मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी रिस्पॉन्सेज टू टेकल द ग्लोबल सप्लाई शॉक्स। यानी ग्लोबल सप्लाई शॉक अगर कोई लगता है तो उसमें क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो कोऑर्डिनेशन को बढ़ाए कि ग्लोबल लेवल पर क्या क्या किस तरीके से काम कर रही है मॉनेटरी पॉलिसी, किन चीज़ों को ध्यान में रखती है, तो वहाँ पर अगर हम इन चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन हम बना सकेंगे। एंड आप यूज़ ऑफ डिफरेंट इन्फ्लेशन टारगेट्स, हमें अलग अलग टारगेट्स बनाने चाहिए इन्फ्लेशन के लिए। फूड के लिए अलग, अदर आइटम्स हैं उनके लिए अलग। वो इसलिए क्योंकि जो फूड है वो सामान्य आदमी को अफेक्ट करता है, दूसरी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है कि वो अफेक्ट करें, तो उसी हिसाब से हमें इन्फ्लेशन टारगेट्स बनाने की ज़रूरत है। इस तरीके से हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडुसर्च अगेन। आज का हमारा टॉपिक है 5 ईयर्स ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी के पूरे 5 साल हो गए हैं, तो उसी को लेके ये चर्चा में है।
इसकी जीएसटी के बारे में यहाँ पर आपको बता रखा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स पे लगता है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आप लेने जाते हैं मार्केट में उन पे लगता है। कुछ चीज़ों को छोड़ के जैसे सिन गुड्स हैं, एल्कोहल वगैरह, और इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनके द्वारा स्टेट को रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो उनको छोड़ के मोस्ट ऑफ द थिंग्स पे लगता है, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव बोला गया है। और ये क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल डोमेस्टिक टैक्स है, यानी कि हमारे यहाँ जो भी टैक्स लगता है तो कंज्यूमर फाइनली जिसको कंज्यूम कर रहा है तो उस कंज्यूमर पे लगता है। ये किस पे? कंज्यूमर पे। जैसे 5 रुपये का बिस्किट लेने गए, 10 रुपये का बिस्किट लेने गए, तो बिस्किट आपने लिया तो बिस्किट पे आपका जो भी टैक्स लग रहा है वो आपको देना होगा। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मल्टी स्टेज इसलिए है क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस पे लगता है, लेकिन फाइनली उनको रिटर्न मिल जाता है, तो एक जगह पर ही वो लग रहा है। अब ये क्या है, ये जो 101वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा ये लाया गया था 2016 में, और ये वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट रिजीम को मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथन करता है। कैसे करता है? क्योंकि हमारे यहाँ जो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट टैक्स लगा रहे थे, तो इससे क्या है, समस्याएं आती थी लोगों के बीच में, और जो देश के बीच में इंटीग्रिटी है टैक्स को लेके वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा जीएसटी लाया गया, और जिसने वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट को मजबूती प्रदान की। अब इसमें बहुत सारे टैक्सेस सब्ज्यूम किए गए हैं, उनमें यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, कुछ स्टेट के टैक्सेस हैं, कुछ सेंट्रल के हैं। तो सेंट्रल के कौन कौन से हैं? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, इसके अलावा एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी है, स्पेशलाइज्ड एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी लिवाइड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशंस हैं, यानी कि जो मेडिसिन वगैरह पर लगती हैं वो है इसमें। इसके अलावा स्टेट के जो टैक्सेस होते हैं, जैसे वैट है, वैट सेल्स टैक्स है, और एंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है ना, ये सब जो आपको टैक्सेस दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कुछ इसमें से बाहर किए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन प्रीलिम्स में इससे पूछा जा सकता है, वो कैसे कि इसमें कौन कौन से टैक्सेस इंक्लूड किए गए हैं। तो एक दो नाम ऐसे दे दिए जाएंगे जिसमें नहीं आते हैं, उनको आपको एक्सक्लूड करना होगा, तब अपने आंसर तक पहुँचना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो हम देख लेते हैं कौन से। एल्कोहल पर लगता है एक्साइज ड्यूटी, वो नहीं है, इसके एमिट में आता है। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आती है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं आती है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पे जो लगता है, डीजल पेट्रोल वगैरह पे, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है वो भी नहीं आता है इसमें, है ना। नेचुरल गैस पे लगता है, यानी कि जो भी फ्यूल होता है, फ्यूल पर नहीं लगता, बस इतना समझो। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, तो इन सब पे ये जीएसटी नहीं लगता है। ये अपने जो उनका पुराना सिस्टम था उसी पुराने सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या है कि स्टेट को रेवेन्यू मिलता है और इसी के आधार पे जो स्टेट है वो अपने यहाँ का खर्चा चलाता है, तो ये कारण है। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के क्या कंपोनेंट्स हैं? तो 4 कंपोनेंट्स हैं इसके। एक तो आपका सेंट्रल का जीएसटी लगता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी लगता है, इसके अलावा टेरिटरी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी का जो यूटी वाला जीएसटी है, और इंटीग्रेटेड जीएसटी है। जो आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार इसको वसूल करती है, और जो भी इसमें स्टेट्स इन्वॉल्व हैं उनको उसी पर्टिकुलर रेशो में प्रोवाइड करवा देती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो हम एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। फर्स्ट क्या है? एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई एक पर्सन है, उसने एक बार टैक्स दे दिया किसी चीज़ पर। मान लो आप आटा खरीदने गए, आपने एक बार टैक्स दे दिया, फिर आपने उसी से बिस्किट बनाए और आपने बेचे, तो फिर से आप टैक्स दे रहे हो। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए क्या है कि ये व्यवस्था की गई। आप जब आटा लेने जा रहे हैं और आपने बिस्किट बना के फाइनली बेच रहे हैं, तो आटे पे जो आपने टैक्स दिया था वो आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि आप फाइनली किस पे दे रहे हो? बिस्किट पे दे रहे हो। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट इसमें कम हुआ है। दूसरा क्या है? लेस नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। पहले बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी टैक्सेस के बारे में, अब ये भी देखा गया है कि ये कम हुई हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई है। क्यों? ई-वे बिल सिस्टम आया है। पहले लाइन में खड़े हैं वहाँ पर कस्टम ड्यूटी के लिए, वहाँ पर दिखा रहे हैं भाई यहाँ इस स्टेट से उस स्टेट में जा रहे हैं, तो बहुत सारे पेपर वर्क होते थे, पर नहीं, अब तो जनरेट हो जाता है। ई-वे बिल जनरेट हो गया, जो लॉजिस्टिक में जो ड्राइवर लेके जा रहा है उसको दे दिया जाता है, मालिक के पास होता है, और जहाँ फाइनली पहुँचना होता है वो उसके पास भी पहुँच जाता है। तो इससे होता है क्या कि आसान हो गया। अब बस वो स्लिप दिखाओ, स्लिप दिखाने के बाद आप आराम से एंट्री ले सकते हैं दूसरे राज्य में। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में जो डेटा है वो हमें मिल रहा है प्रॉपर, पहले नहीं मिलता था। तो इससे कितना जीएसटी मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो इसके रेगुलेशन भी अब आसान हो गया है। अब उसके बाद है नेक्स्ट पेरिटी इन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, दोनों मिलकर अच्छे से काम कर पा रहे हैं। जीएसटी किस पर कितना लगना है वो पूरा डिसाइड पहले से ही कर लिया गया है कि ये स्लैब्स हैं, इन स्लैब्स के अकॉर्डिंग लगेगा। एंड ईजियर टू कलेक्ट एंड रिड्यूस टैक्स इवेजन प्लेटफॉर्म बना हुआ है जीएसटी का, जीएसटी पोर्टल है, उस पर आराम से कोई भी जाके अपना जीएसटी भर सकता है। तो ये आसान हो गया गवर्नमेंट्स के लिए भी। उनको भी पहले बहुत देखना पड़ता था कि कोई भाई टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बट अब ऐसा नहीं है, अब आसान हो गया है, लोग खुद जाके वहाँ पर अपना भर सकते हैं टैक्स। सो रिमूव इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन एंड क्रिएट कॉमन मार्केट। पूरे इंडिया में एक कॉमन मार्केट बन गया है। इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन की कोई बात ही नहीं है कि भाई मैनिपुलेट करके आप अपना प्रॉफिट इतना दिखा रहे हो उतना दिखा रहे हो। भाई जो चीज़ आपने खरीदी है आपको उस पर देना पड़ेगा। आपने 10 किलो आटा खरीदा है, 20 किलो, 1 क्विंटल जितना भी खरीदा है, तो पता है ना कितना खरीदा है। तो जब आपको पता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट डिस्टॉर्शन की कोई बात ही नहीं आती है। और सिंगल मार्केट में देना पड़ेगा, तो कॉमन मार्केट पूरे इंडिया में बन के आ रहा है। एंड आफ्टर दैट ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस।
टैक्स बेस अब बढ़ा है। पहले लोग कम टैक्स देते थे, कुछ ही लोग देते थे, अब बेस बढ़ा है काफ़ी। अब भाई छोटे से छोटा आदमी भी जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करता है, बड़े से बड़ा आदमी भी करता है, उनकी भी कुछ अपनी डिमांड्स होती हैं। तो जो भी चीज़ वो खरीद के ला रहे हैं तो सबको टैक्स देना पड़ रहा है ना, तो ये बेस जो है टैक्स का वो बढ़ा है इसकी वजह से। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि जीएसटी का महत्व क्या है और उसके अचीवमेंट्स क्या हैं। तो उसमें केलकर टास्क फोर्स एक बना था 2003 में, उसने अपनी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे एक रिपोर्ट दी थी और रिफॉर्म के लिए उसमें बात की थी। फिर जाके बाद में जीएसटी लाया गया और उसकी ये रिकमेंडेशन मानी गई थी। तो एडवांटेज में फर्स्ट है इकोनॉमिक फेडरलिज्म। इकोनॉमिक फेडरलिज्म का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे जीएसटी काउंसिल है, तो जीएसटी काउंसिल में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं। तो ये फेडरलिज्म हमारा संघवाद है उसको बढ़ावा देता है, यानी कि स्टेट्स के पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देता है और डिसीजन मेकिंग में वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी टैक्स फाइलिंग में, प्रोसेस जो बिजनेस अगर आपको कोई लगाना है तो टैक्स कैसे भरेंगे, कहाँ से भरेंगे, 2-3 आदमी तो उसी में लगे रहते थे कंपनी फैक्ट्री के। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप आराम से जाके अपने पोर्टल पे एक अपना सीए बिठा सकते हो, सीए वो सारा काम अपना देख लेगा। एंड आफ्टर दिस रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग, तो अलाउइंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स टू मॉनिटर टैक्स कंप्लायंसेस एंड पोटेंशियल रेवेन्यू लीकेजेस, यानी कि अब डेटा का रिपोर्टिंग है वो आराम से हो जाएगी, क्योंकि पोर्टल पे तो सारी जानकारी होगी ना, कितना पैसा आया, कितने लोगों ने इसको जीएसटी को दिया है, कितने को रिटर्न मिला है, सारा कुछ आपको सब पता चल रहा है। तो ये रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग हो पा रही है। हेल्प एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, वही अभी डेटा की जो हमने बात की है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं इसमें इंटीग्रेटेड हैं, सारे जुड़े हुए हैं, और जो रेगुलेटर्स हैं वो भी इससे पोर्टल से जुड़े हुए होते हैं। तो अब डेटा की जो रिपोर्टिंग है उसको रिपोर्ट करना आसान हो गया है। उसके बाद अचीवमेंट्स क्या हैं इसके जीएसटी के, तो टैक्स बेस क्या है, काफ़ी बड़ा है। पहले तुम्हारा 2017 में जहाँ 63.9 यानी कि 63.9 लाख लोग टैक्स पेयर थे, वहीं आज देखा जाए तो 1.38 करोड़ लोग आ गए हैं। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, दोगुने से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जीएसटी का जो कलेक्शन है वो बढ़ गया है, अब वो टॉप पे आ गया, जीएसटी कलेक्शन टॉप पे आ गया। पहले ये इनडायरेक्ट टैक्सेस काफ़ी नीचे होते थे, बट अब बेस बढ़ा है और लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया है, तो ये काफ़ी ऊपर आ गया है। अब इसके सामने चैलेंजेस क्या हैं, तो पहला है लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन जीडीपी। ये देखा गया है कि पहले ये माना जा रहा था कि भाई जब जीएसटी लाया जाएगा तो इससे क्या है कि जीडीपी की जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 2 से 3% तो कम से कम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। वो एक तो आपका ट्रेड वॉर का इशू रहा है, तो जीएसटी का कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाया। दूसरा पैंडेमिक रही है, कोरोना की वजह से भी समस्या रही हैं। रशिया यूक्रेन वॉर लग गया है, तो उससे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे जो आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं। तो लिमिटेड इम्पैक्ट रहा है जीडीपी पर, बहुत ज़्यादा नहीं रहा जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था। एंड आफ्टर दैट मल्टीपल टैक्स स्लैब्स, इसमें मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हैं, तो उनको भरना, उनको समझना लोगों के लिए काफ़ी आसान नहीं है, मुश्किल है काफ़ी। तो ये एडिशनल सेस लगते हैं कई चीज़ों पर, तो वो भी लोग बोलते हैं कि भाई हम जब ऑलरेडी जीएसटी दे रहे हैं तो हम एडिशनल सेस क्यों दें। तो ये भी समस्याएं हैं कुछ। इसके अलावा सेंट्रल स्टेट टसल, सुना होगा जीएसटी को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके बीच में टसल लगी रहती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर डेट को पैसा देना है राज्य सरकार को, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नहीं दे पाती है। उसको कई कारण होते हैं उसके, कुछ उनके प्रशासनिक कारण होते हैं, प्रशासनिक के अलावा उनके अगर कलेक्शन जो जीएसटी का हुआ है वो कलेक्शन टाइम पे नहीं हो पा रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ टसल देखने को मिलती है, समस्याएं देखने को मिलती हैं। एंड आफ्टर दैट अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो जीएसटी काउंसिल में अगर देखा जाए वोटिंग राइट के बारे में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 पावर दी गई है और सारे स्टेट्स को मिला के 2/3 है। तो कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है। हालांकि स्टेट्स को ज़्यादा है, लेकिन स्टेट्स हैं भी तो कितने, इतने सारे हैं, उनको मिला के 2/3 दे रहे हो आप और बाकी को तुम 1/3 दे रहे हो। तो यहाँ पर भी एक टसल देखने को मिलता है राज्यों के बीच और केंद्र के बीच। प्रोडक्ट्स एंड सेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इससे एक्सक्लूड किया गया है। तो वो जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो ये हमारी रोज़ की ज़रूरत है। अगर इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है तो जीएसटी का मतलब उतना ज़्यादा नहीं रह जाता है जितना कि हम सोच रहे थे। तो एक ये बता रखा है। इसके बाद कम्बरसम फाइलिंग स्ट्रक्चर में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जीएसटी पोर्टल कभी सही से काम नहीं करता है, कभी तो बंदा सुबह से शाम तक बैठा हुआ है, फिल ही नहीं कर पा रहा है जीएसटी में। तो ये कम्बरसम प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद अदर इशूज़ में है जैसे फेक इन्वॉइसिंग बनाना, टेक्निकल ग्लिचेज टैक्स पोर्टल पे जो भी हमने बात की थी, देखा था ये सब है ना। जीएसटी काउंसिल में डिसीजंस को लेके है कि भाई डिसीजंस में काफ़ी लेट हो जाते हैं कभी कभी, और बीइंग ओनली परसुएसिव, नॉन बाइंडिंग है कि भाई जीएसटी काउंसिल में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो परसुएसिव होते हैं, यानी कि नॉन बाइंडिंग होते हैं, कि वही हम ये सरकार से बोल रहे हैं कि सरकार को ऐसा करना है। अब सरकार करे ना करे वो तो सरकार पे है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, वे फॉरवर्ड में क्या है भाई, जो टैक्स स्लैब्स इतने ज़्यादा आपने लगा रखे हैं, तो इन टैक्स स्लैब्स को कम करो और एक सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई कि भाई सामने वाला भी नॉर्मल से नॉर्मल आदमी समझ सके कि भाई ये चीज़ें होती हैं, हमें टैक्स देना है। उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज, तो जो भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोसेसिंग को अच्छा किया जाए और जो भी जीएसटी पोर्टल है उसको सुधारा जाए। तो ये सब करने की ज़रूरत है जिससे कि लोगों को समस्या ना हो। रोबस्ट कंप्लायंस रिजीम एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटेलिजेंस सिस्टम टू कैच द टैक्स एवेडर्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस थ्रू वैलिडेशन ऑफ इनवॉइसेस, यानी कि फेक इनवॉइसेस जो बनती हैं उसको रोकने के लिए क्या है, एक प्रॉपर टैक्स इवेजन का
हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम होना चाहिए कि जो टैक्स इवेजन कर रहे हैं, जो टैक्स से बच रहे हैं या इनवॉइस गलत बनवा रहे हैं, तो उनको पकड़ा जा सके, उनको पनिश किया जा सके। और जीएसटी काउंसिल में भी अब रिफॉर्म की जरूरत है, उसमें कॉपरेटिव फेडरलिज्म को जितना ज़्यादा हो सके बढ़ावा दिया जाए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स का डिसीजन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके। अब कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल टू फास्ट ट्रैक एडजुडिकेशन प्रोसेस, यानी कि आपने जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हुई तो एक अपीलेट भी होना चाहिए। एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा तो लोग वहाँ पर जाके अपील कर सकें कि हमें ये जीएसटी में समस्या हुई थी और ये हमारे साथ गलत हुआ है, तो वो अपनी बात वहाँ पे रख सकें और उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन सुना सके। तो एक अपीलेट ट्रिब्यूनल जीएसटी का बनाने की जरूरत है। एंड आफ्टर दैट ब्रिंग अदर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर द पर्पी ऑफ जीएसटी, तो इनको भी लाने की जरूरत है। और स्टेट गवर्नमेंट को धीरे धीरे जब इनमें टैक्स कलेक्ट होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो भी इंक्रीज किया जाए, जिससे कि उनका भी खर्चा चलता रहे। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं तो उनके रेट जो डिवाइड बढ़ रहे हैं वो इतने ना बढ़ के कम रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया।